पंजाब भाजपा के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत आजकल पंजाब में होते हैं क्योंकि पंजाब चुनावों की सारी जिम्मेदारी उन्होंने संभाली हुई है। और अगर बात की जाए कैंपेनर्स की लिस्ट में 30 नाम है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी है, वो भी पंजाब में आ रहे हैं। शेखावत जी से जानते हैं कि कब कब प्रधानमंत्री मोदी जो हैं पंजाब में रैलियां करेंगे। देखिए, चुनाव घोषित होने के साथ ही देश में जिस तरह की कोरोना की स्थिति थी, चुनाव आयोग ने जिस तरह के प्रतिबंध लगाए थे, उसके कारण से माननीय प्रधानमंत्री जी का व्यक्तिशः फिजिकली जाना किसी भी चुनाव स्टेट में संभव नहीं हुआ था। अब क्योंकि चुनाव आयोग ने कुछ रिलैक्सेशंस किए हैं और मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 तिथियां सुनिश्चित की हैं। एक पहली तिथि जब 14 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी जालंधर में फिजिकल रैली करेंगे, उसकी तैयारियां हमने आज से शुरू कर दी है। बैठक की है, स्थान निश्चित कर दिया है, आगे के काम शुरू हो गए हैं और एक जबरदस्त उत्साह यहाँ इस पूरे क्षेत्र में इस रैली को लेकर के है। दूसरी 16 तारीख को पठानकोट में होगी, ऊपर जो पहाड़ से लगता हुआ एरिया है, और तीसरी मालवा में 17 तारीख को चुनाव के प्रचार की जो अंतिम दिन है उससे एक दिन पहले 17 तारीख को फाजिल्का जिले में वो रैली होगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, समर्थक और पंजाब के लोग बहुत उत्साह से माननीय प्रधानमंत्री जी की इन सभाओं की तरफ देख रहे हैं। पिछली बार भी प्रधानमंत्री मोदी आए थे 5 जनवरी को, लेकिन एक्सपीरियंस सही नहीं रहा और रैली में शामिल भी नहीं हो पाए और वापस उनको जाना पड़ा। हालांकि उस वक्त कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो नहीं लगा था, लेकिन क्या इस बार सुरक्षा को लेकर क्या बीजेपी खुद से ध्यान रख रही है? कोई पहले से इलेक्शन कमीशन को उनकी तरफ से लिखा गया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी उस समय भी सावचेत थी क्योंकि उस रैली की व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी मेरे पास में थी और प्रभारी होने के नाते मैंने खुद व्यक्ति से सारी समीक्षा भी की थी। पंजाब पुलिस के डायरेक्टर जनरल के साथ में, पंजाब पुलिस के अधिकारियों के साथ में मैंने व्यक्ति से बैठकर रैली से पहले भी, रैली के एक दिन पहले भी सारी चर्चाएं की थी और मुझे आश्वस्त किया गया था कि इस तरह की कोई भी अनहोनी, अप्रिय घटना नहीं होगी। सारी मॉक ड्रिल्स भी की गई थी, ड्राई रन करके देखे गए थे कि बिसियाना एयरपोर्ट से यदि मौसम खराब होता है, चॉपर नहीं उड़ पाएंगे तो प्रधानमंत्री जी किस तरह से बाय रोड आएंगे, वो कैवलकेड को चला करके भी देखा गया था। दुर्भाग्यजनक स्थिति थी, माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा को खतरे में डाला गया। हालांकि क्योंकि अब ये मैटर सब्सिडाइज है, मुझे ज्यादा इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए, लेकिन जो कुछ हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था और पूरे देश ने इसकी आलोचना की और इसको दुर्भाग्यपूर्ण माना। अब अपेक्षा तो यही है कि पंजाब की पुलिस और पंजाब की सरकार, और अब विश्वास ज्यादा भी है क्योंकि अब इलेक्शन कमीशन का जो है वो ऑब्जर्वेशन भी यहां पर है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि अब की बार ऐसी कोई अनहोनी नहीं होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी की जबरदस्त सभाएं होने वाली हैं और उन सभाओं के साथ ही पंजाब में वायुमंडल जो बदल रहा है उसको और तेजी मिलेगी। शेखावत जी, महज 10 दिन रह गए हैं चुनावों को। आपको लगता है कि बीजेपी ने मैदान में उतरने में देरी कर दी? क्योंकि पहले आपने महागठबंधन जो है वो भी हो रहा था, लेकिन अब पूरा दमखम जो है वो भरने की पूरी कोशिश की जा रही है। देखिए, मुझे इस विषय में 2 टिप्पणियां मैं आपके करना चाहता हूं। पहला तो ये, आपने माननीय प्रधानमंत्री जी का आज एक इंटरव्यू हुआ था, वो देखा होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस इंटरव्यू में भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी चाहे संगठन में हो या सरकार में, लगातार निरंतर जनता जनार्दन के संपर्क में रह करके काम करती है, उसके कल्याण के लिए विभिन्न अवसरों पर अपना सहयोग और सहभाग देती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने देरी कर दी ऐसा मैं नहीं मानता, लेकिन पार्टी हितों को राष्ट्रहित को से पीछे रखना, राष्ट्रहित को सर्वोपरि, जैसा हमारे भारतीय जनता पार्टी में कहा जाता है, राष्ट्र प्रथम, दल द्वितीय और मैं सबसे अंत में। तो राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने आज से 30 साल पहले अकाली दल के साथ में गठबंधन किया था। गठबंधन के चलते बेशक हम 23 ही सीटों पर चुनाव लड़ते थे, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी का संगठन, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निरंतर जिला के स्तर पर, मंडल के स्तर पर, शक्ति केंद्रों के स्तर पर निरंतर काम करता था
और उसके कारण से देरी हुई हो ऐसा मैं नहीं मानता। हालांकि किसान आंदोलन के समय हमारे कार्यकर्ताओं को दबाने का, तोड़ने का, विचारधारा को झुकाने के बहुत सारे प्रयास हुए, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता न डरा, न रुका, न झुका, न टूटा और आज दुगने उत्साह और जोश के साथ में इस चुनाव के समर में अपनी आहुति देकर के भारतीय जनता पार्टी को विजयी करने के लिए काम कर रहे हैं। शेखावत जी, अगर जिलों की बात करें, क्योंकि अर्बन एरियाज में ज़रूर बीजेपी का काडर भी है और हमेशा से लोग जुड़े भी हुए हैं, लेकिन अगर गांवों की बात करें तो ज़्यादातर अकाली दल को ही वो वोट डालते थे जब आप लोग गठबंधन में थे। तो क्या इस बार आप उम्मीद कर रहे हैं कि गांवों की जो लोग हैं उनकी वोट आपको मिल पाएगी, या फिर उनके पास पहुंचने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, मैंने पहले प्रश्न के उत्तर में भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन सब जगह था। जो 384 से ज़्यादा मंडल यहाँ कुल पूरे पंजाब प्रदेश में, उन सब मंडलों में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का संगठन खड़ा था। उसके नीचे हर 4 बूथ के ऊपर एक शक्ति केंद्र की रचना पूरे प्रदेश भर में थी। लगभग 80% से ज़्यादा बूथों तक भारतीय जनता पार्टी की कमेटियां पहले से काम कर रही थी। इसलिए ऐसा कहना कि गाँव में हम नहीं थे, ये ठीक नहीं है। ये तय बात है कि जिस तरह से किसान आंदोलन के समय में हमारे मार्ग रोके गए, हमारे कार्यकर्ताओं को उत्पीड़न किया गया, कुछ ऐसी परिस्थितियां थी कि ऐसा लगता था, लोग ऐसा समझते थे, मानते थे कि किसान आंदोलन के चलते भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को गांव में प्रवेश नहीं मिलेगा। लेकिन आज मैं पंजाब में सर्वदूर ये पाता हूं कि जिस विषय की लोग कल्पना करते थे, जिस स्थिति की, जिन गांवों की लोग कल्पना करते थे, उन्हीं गांवों में, यहाँ तक कि मालवा में भी, उन्हीं गांवों में लोग सरोपा लेकर के और माला लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं का स्वागत करते हैं। लेकिन किसानों ने अपनी भी पार्टी बना ली है, उनके भी उम्मीदवार उतर रहे हैं और उनकी तरफ से यही प्रचार किया जा रहा है कि किसी को भी वोट दो, लेकिन बीजेपी को वोट नहीं देनी। चलिए, ये तो जनता को तय करना है। मुझे लगता है कि सबको राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए अपने अपने विचार को रखने का अधिकार है, और यदि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी अगर समाज में जाकर के कहती है कि किसी को भी वोट दो, उनको मत दो, तो वो चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, इसकी प्रासंगिकता पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि किसान जो लीडर्स चुनाव लड़ रहे हैं वो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, यही कारण है कि जल्दी से पार्टी भी रजिस्टर करवा दी, जल्दी से चुनाव चिन्ह भी दिला दिया। अब मुझे लगता है कि कौन सही है, ये निर्णय तो वही आपस में कर सकते हैं। अच्छा शेखावत जी, ये बताया जा रहा है कि हंग असेंबली आ सकती है इस बार और किंग मेकर जो है वो बीजेपी साबित हो सकती है। देखिए, जिस तरह की परिस्थितियां बन रही है, मैं परिणामों पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने एक बात आपसे अवश्य कही है और पहले भी कही और फिर कहता हूं, अप्रत्याशित परिणाम आएंगे। और ये जो 2022 का विधानसभा चुनाव इस पंजाब के लिए आने वाले कई दशकों तक की पंजाब की प्रदेश की राजनीति का एक लैंडमार्क जो है, वो हिस्टोरिकल इलेक्शन बनेगा, एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगा। आम आदमी पार्टी ये एलिगेशन लगाती है कि अकाली दल हो, कांग्रेस हो, बीजेपी, ये सिर्फ ये चाह रहे हैं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी नहीं आनी चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को रोकने की कोशिशें जो हैं वो तीनों पार्टियां मिलकर कर रही हैं, इसलिए जो सीट को लेकर भी पूरी सेटिंग जो है वो हुई है। मुझे लगता है कि अपने आप को विजेता घोषित करने का या विजेता दिखाने का नैरेटिव बनाने का इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता। इस तरह के झूठ गढ़ने में, इस तरह के झूठ फैलाने में, भ्रम फैला करके लोगों को संशय में डालने में केजरीवाल साहब को महारत हासिल है। झूठ की राजनीति, भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करती है, कांग्रेस पार्टी बांटने की राजनीति करती है, और केजरीवाल साहब का यूएसपी जो है वो झूठ बोलना है। झूठ बोलो और भाग जाओ। आज दिल्ली की जनता केजरीवाल साहब को ढूंढ रही है। मोहल्ला क्लिनिक बनाने की बातें की थी, कितने बड़े बड़े स्वप्न मोहल्ला क्लिनिकों को लेकर के दिखाए गए, लेकिन दिल्ली में मैं आपसे अनुरोध करूंगा, जाकर के एक बार धरातल पर देखिए कितने मोहल्ला क्लिनिक किस अवस्था में। विद्यालयों को 5 स्टार स्कूल बनाएंगे ऐसा वादा किया था, पहली बार जब सत्ता में आए थे तब 500 स्कूल बनाने का वादा किया था, कितने बन गए। पंजाब में आकर के पेंशन का वादा कर रहे हैं, विधवाओं को कितने दिन से पेंशन दिल्ली में नहीं मिली है।
यहाँ आकर के नौकरियां देने का वादा करते हैं। दिल्ली में कितने लोग अभी तक टेम्पररी काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये हकीकत पंजाब की जनता अच्छी तरह से समझती है। पिछली बार भी इसी तरह का नैरेटिव बिल्ड किया गया था और आपके जैसे सारे मीडिया के मित्र, मुझे लगता है वो भी कहीं ना कहीं, मैं नहीं कहूंगा कि किस कारण से, लेकिन कहीं ना कहीं उस मुगालते में आ गए थे। कोई 70 सीट दे रहा था, कोई 80 दे रहा था, कोई 90 दे रहा था, कोई 100 दे रहा था, 110 तक दे रहे थे। कंपटीशन था अलग अलग चैनल्स में। लेकिन हुआ क्या, पंजाब की जनता ने 20-22 सीट पर समेट दिया। अब की बार भी यही हो रहा है। वो अपने आप को बहुत बड़ा बताने की कोशिश कर रहे हैं और अभी से इस तरह की टिप्पणियां करके उस हार को जस्टिफाई करने का प्रयास भी शुरू कर दिया। शेखावत जी, एक होता है कि आपने दूसरी पार्टियों के साथ लड़ाई लड़नी है, एक होता है अंदरूनी लड़ाई। पंजाब बीजेपी में भी माना जाता है कि बहुत सारे लीडर्स की आपस में नहीं बनती है, उसको कैसे खत्म कर रहे हैं आप? तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें परिवार भाव के साथ में काम होता है। हो सकता है परिवार में रहते हुए कहीं हमारे छोटे मोटे मतभेद हो जाएं, लेकिन मनभेद की गुंजाइश भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी आज इतने सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, हमारा गठबंधन लड़ रहा है, हमारे सहयोगी लड़ रहे हैं, 117 सीटों में हम चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे आप उंगलियों पर गिन करके बता दीजिए कि कितने रिबेल खड़े हुए हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी एक होकर के नहीं लड़ रही है? अच्छा, रिबेल की बात करें तो आपको लगता है कि कांग्रेस को इसी का नुकसान पहुंचने वाला है? निश्चित रूप से। और कांग्रेस में जिस तरह की सिरफुटव्वल है, चाहे चेहरा डिक्लेयर कर दिया होगा, लेकिन ये भी दो धार की तलवार है। और जिस तरह की सिरफुटव्वल है, जिस तरह का वहां पे विग्रह है, और केवल पंजाब को ही, कांग्रेस को ही दोष नहीं है, दिल्ली की कांग्रेस में भी वही हालात है। G23 से लेकर के किस किस तरह की संज्ञाएं आप सब लोगों ने उपमाएं दी है। राजस्थान में भी उसी तरह की परिस्थिति है। मैं राजस्थान से आता हूँ। अशोक गहलोत साहब और पायलट साहब का संग्राम जो है, उसके कारण से राजस्थान की जनता पिस रही है, भुगत रही है। छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह के हालात हैं। भूपेश बघेल साहब और सिंहदेव साहब के बीच में जिस तरह का द्वंद्व है, उसको सब जानते हैं। कब सरकार चली जाएगी, मुख्यमंत्री बदल जाएंगे, पार्टी के अपने लोगों को भी भरोसा नहीं है। खामियाजा कौन भुगत रहा है? वहां की जनता भुगत रही है। पंजाब की जनता भी भुगत रही है। भ्रष्टाचार चरम पर है, माफिया राज चरम पर है, और इन सब प्रदेशों में इस विग्रह का नुकसान आम मतदाता और जनता को हो रहा है। और इस 21वीं शताब्दी का मतदाता अब हमको मानना चाहिए कि इतना परिपक्व हो गया है कि वो ऐसे झगड़े के घर में वोट डाल करके अपने आप वो अपने वोट को खराब नहीं करेगा। अच्छा, आपने करप्शन की बात की है। चरणजीत सिंह चन्नी से जब हमने बात की थी तो उन्होंने कहा कि मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, अगर कोई मेरा रिश्तेदार कर रहा है तो उसके बारे में मुझे कैसे पता हो सकता है। उन्होंने कहा कि मुझसे डरने लगे हैं, मुझे दबाने की कोशिश जो है वो की जा रही है, यही कारण है कि ईडी की कार्रवाई करवा दी। देखिए, पहले तो प्रतिक्रियाएं शायद कुछ और थी, और अब आपसे बात करते हुए मुझे लगता है कि कुछ नैरेटिव बदलने की कोशिशें की जा रही होंगी। करोड़ों रुपए घर में मिले और अरबों रुपए के दस्तावेज लेन देन के मिले। सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण के पैसे लेने के कन्फेशन हो, मैंने तो आप ही के लोगों के टीवी चैनल्स और अखबारों में पढ़ा है। और करोड़ों रुपए के इस तरह के लेन देन के कन्फेशन हो। क्या मुख्यमंत्री की जानकारी के बिना सरकारी अधिकारियों के ट्रांसफर्स ऐसे ही हो जाते होंगे? झूठ पर पर्दा डालने की कोशिश करिए, लेकिन इतनी भी मत करिए कि सारे लोग उसको देख करके आपका उपहास उड़ाएं। इसके साथ ही बीजेपी पर इसलिए भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम को पैरोल इस वक्त कैसे मिल गई? देखिए, संवैधानिक प्रक्रिया है, हर एक कैदी का अपना अधिकार है, और उसके लिए नियत प्रक्रिया संविधान और इंडियन पेनल कोड में बनाई गई है। उस अधिकार के तहत न्यायालय की अनुमति से, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन के तहत किसी व्यक्ति को पैरोल मिली है, उसको इन सब, मुझे लगता है, राजनीति से जोड़ना और लाभ हानि के गणित को के साथ में उसको देखना, कम से कम राजनीति से इन विषयों को तो दूर रखना ही चाहिए। ये कहा जा रहा है कि पंजाब में बहुत सारे वोटर्स हैं जो डेरे से जुड़े हुए हैं, यही कारण है कि उनको अभी हरियाणा सरकार ने जो है रिलीफ दे दिया। चलिए, इसके बारे में टिप्पणी तो मुझे लगता है कि हरियाणा सरकार के उन अधिकारियों से, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है प्योरली, उन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स से पूछना चाहिए कि उन्होंने क्यों दिया है। एक आखिरी सवाल, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कहते हैं कि अभी भी अकाली दल और बीजेपी मिले हुए हैं, और भले ही चुनावों से पहले ना बताएं, लेकिन चुनावों के बाद देखिएगा फिर से एक बार साथ में नजर आएंगे।
जिन 73 सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं या जिन 117 सीटों पर हम कुल चुनाव लड़ रहे हैं, क्या वहां अकाली दल का कैंडिडेट नहीं है? और क्या अगर हम आमने सामने, अगर हम मिले होते तो क्या आमने सामने चुनाव लड़ रहे होते? जब हम साथ थे तो खुल करके साथ थे। आज हम आमने सामने, तो पंजाब की जनता के सामने हम अपना अधिकार के साथ में अपनी विनती करने के लिए, पंजाब के बच्चों के भविष्य के लिए, पंजाब के भविष्य के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, पंजाब में सामाजिक सौहार्द बना रहे उसके लिए, पंजाब में माफिया राज समाप्त हो उसके लिए, पंजाब का कर्ज समाप्त होकर के पंजाब की खुशहाली वापस लौटे उसके लिए, पंजाब के में भाईचारा और सद्भाव बना रहे उसके लिए, पंजाब के खेत खलियान और किसान खुशहाल हों उसके लिए हम जनता के दरबार में जनता जनार्दन से विनती करने के लिए खड़े हैं। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ नितिका महेश्वरी, ज़ी मीडिया, जालंधर।